मेरे जीवन के लिए सबसे प्रसन्नता वाला, मैं प्रसन्नता वाला इसलिए कहता हूँ, यहाँ आज जो प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ, प्रिंसिपल साहब जो विधायक और बोले तो उनका भाषण मैंने ऐसे सुना जैसे अभी 10-20 साल हमको और पढ़ाएंगे ज्ञान। 96% अभाव वालों का अभिनंदन हुआ। ईमानदारी की बात है, मेरे तो कभी भी 96 या 70 भी नहीं आया, 60 भी मुश्किल से नहीं आया। मैं दिख रहा था तो मुझे लगा कि आज मैं निर्माणों के बीच में बैठा हूँ, उस भावी पीढ़ी के बीच में बैठा हूँ जिसके हाथों में भारत सुरक्षित है, राजस्थान सुरक्षित है। राजनीति में हम लोग भाषण देने के लिए इधर बहुत जाते आते हैं, और ईमानदारी की बात है, नौसिक की भाषा आप और आपके साथ में बंधु आए थे। ऐसे कार्यक्रम के आने के बाद हमको ऐसा लगता है कि बाकी सब छोड़ छाड़ करके इसी में लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस वैयक्तिक आपने आज पैसा का सम्मान किया, बच्चों पर किया, बच्चों पर किया। मैं 2-4 से पूछ रहा था, बेटा टीका तो दवाई नहीं लेंगे। बच्चा कहने की तो स्थिति में नहीं, और तो उनके अभिभावक यहाँ आए हैं, वो यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं कि आपका बच्चा कल के समाज के लिए एक आधार स्तंभ बनेगा, उसकी छाया उनमें से चारों दिखेगा, उनमें से अभिव्यक्ति होगी समाज के प्रति। और इसलिए आज लोग तो परेशान हैं, और इसलिए है कि आपकी बच्ची पढ़ रही, लिख रही, लड़का कहाँ मिलेगा। जिस दिन लड़कों का आरपीएससी से रिजल्ट आता है, उस दिन 1 करोड़ फीस कर देते हैं, इससे कम टीका लिए। आज एक काम हो सकता है कि इनके बच्चों को आज पुरस्कार मिला, समाज ने सम्मानित किया, और समाज कैसे सम्मानित नहीं करता। समाज ने इसलिए सम्मानित किया कि हमारे समाज के भविष्य है, आशा है, इनके हाथों में समाज आगे बढ़े। कम से कम आप बोलो मत, मन में ये संकल्प लेके जाओ कि कम से कम हम हमारे लड़के का टीका मिलेगा। आप लड़के अच्छी होगी, मेरा समाज के कार्यक्रम होते पाएंगे, और इसके कोई कल्पना नहीं कर सकते। हमारी बच्चियां जितने टैलेंट है, जितनी होशियार है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर कॉम्पिटिटिव उनकी तुलनात्मक बात की जाए तो वो 99.9% ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा अच्छे उनके प्रति आगे का हिस्सा है। और लड़की थोड़ी सी बड़ी हुई, माँ को चिंता से हो जाती है, बेटा माँ से घूमेंगे, कैसा घूमेंगे। और इसलिए सामाजिक कार्यक्रम के पीछे का एक हेतु ये भी है कि हम समाज में जहाँ जो बुराइयाँ हैं, उन बुराइयों को एक साथ मिल करके रहें, उससे संघर्ष करें, और हम तोड़ें, अपने घर से तोड़ें। आप मान के चलना कि अगर बिना टीके वाली अच्छी बहू आ गई तो आपकी 7 पीढ़ियाँ अच्छी हो जाएगी, और टीका लेके कोई बहन आ गई और आपकी भारत ऐसी कर दी तो 498 में कोर्ट कचहरी में चक्कर काटकर फिरोगे में 10-20 केस वो भी देगा। इसलिए संस्कार, शिक्षा और महिलाओं की शिक्षा जितनी आवश्यक है समाज के विकास के लिए, उतनी पहले कभी अनुभव नहीं की। और इसलिए मैं मान साहब बातों से किए और इनके साथ आए तो मैंने इनसे यही कहा, एक संस्था बना, ये 1 वर्ष का कार्यक्रम नहीं, 25 वर्ष का कार्यक्रम था। आपके मन में हर समय चारण और चारण समाज रहना चाहिए। आपकी समिति बनी है तो प्रतिदिन समाज के हित की बात सोचनी चाहिए, और आप अपने सामर्थ्य के द्वारा बाकी श्रेष्ठ समाज का सहयोग लेकर यदि कुछ कर सकते हो तो आज अति आवश्यकता हम अनुभव करते हैं इस बात की। जैसे मैं आपकी समिति को, आपकी समिति को इस बात के लिए बधाई देता हूँ, और मैं जानता हूँ कितना दुष्कर काम है। मैंने एक भी अजमेर जिले का ऐसा चारणों का काम नहीं जो मैं 5-5 बार नहीं किया। अजमेर में जान संस्थान बना था, मेरे साथ तो और दिक्कत। हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर राम सिंह जी आ गए,
वो कह रहे हैं कि चारण देखना है। अब मैं कोई चिड़ियाघर होता तो हिरण देखकर चिड़ियाघर में देखा देता, और कोई दिखाना होता तो दिखा देता। चारण क्या दिखाऊंगा, समझ में नहीं आया। मैंने कहा साहब में चारण तो चारण ही होते हैं। नहीं मुझे चारण दिखाओ। तो मैं अजमेर जिले के पास में, अजमेर भी एक गाँव है, उस गाँव में हमको ले गया किशनगढ़। बादशाह थे 90-92 साल के थे। तो मैंने कहा बादशाह ये हिमाचल से आए हैं वहाँ पहाड़ों से चारण को देखने के लिए। तो बोले कि कहीं जाओ, मैं कोई जंगल का चीज सुना। 92-95 साल के बादशाह ने जंगल का गीत शुरू किया। वो जो मेरे साथ सज्जन गए थे ना, उनका बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे अभी युद्ध के मैदान पर रवाना हो जाए। और वो मुझे ये कहने लगे कि अगर मुझे 7-8 चारण दिला दो तो मैं देश में बहुत बड़ी क्रांति कर सकता। और हमको ही लगा मैं कहीं क्रांति कर सकते तो हम तो सोच सकते हैं। और तब हमने अजमेर के अंदर गौतम जी 5 बीघा जमीन अलॉट कराई, और ये जमीन अलॉट कराई 84 के। अब 84 में कराई, और आपको कोई ऐसा काम नहीं जिन्होंने आपको सहयोग नहीं किया, सबने किया। एक बात तो मैं सबके सामने कह दूं, मुझे कोई संकोच नहीं किया था। ये राजपुरा के ज्ञान है। मेरे मानिसा का रिश्तेदारी थे, तो मैं पढ़ता था मकालों में, मैं उनको वो यहाँ आई तो मैं गाँव में गया। मैंने मेरी जिंदगी में रायडा पहली बार देखा। हमारे यहाँ रायडा कभी होता नहीं था, क्योंकि खेतों में देखा। हमने कहा क्या है रायडा है, हमारे तो वैसी सरसों वर्षों कभी होती थी। अगर जिसने जो आज हिंदुस्तान में बाजार को ऊपर नीचे करने का जिसकी सबसे ज्यादा ताकत है, वो मैंने, और पास के गांव के किसी बांध से पानी आता। मैं वकालत की पढ़ाई करता था उस समय। उसके बाद जब मैं आया मुझे संस्था बनाना चाहिए, तो ये सेवान जी आज बोर्ड में वो मेरे साथ राजपुरा वाले, इधर आपके नेहरू वाले, जितने भी गाँव हैं, सुरेश जी बैठे हैं, तो हमारी समिति है, तो सुरेश जी साथ कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो हमने एक गांव, एक ढाणी, एक घर नहीं छोड़ा जहाँ से चार संस्थान अजमेर को बनाने के लिए योगदान नहीं। हिंदुस्तान का, राजस्थान का एक गांव नहीं छोड़ा जहाँ हम लोग नहीं गए, और संस्थान बनकर के खड़ा हो गया, पहचान के बन गई। और पहचान हुई तो ये आप सबके कारण उसमें से पहचान उसमें से खड़ी। तो गौतम जी मैं आपको इतनी बात कह सकता हूँ, चारणों ने आपसे मांग की है कि वो यहाँ संस्था बनाना चाहते हैं। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आप इनको जमीन दिला दो, मैं चक्रवर्ती ब्याज से मेरा जो सामर्थ्य है वो आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़ा हूं। मैं चारणों से इतनी कौन-सी गारंटी दे सकता हूँ? दे दो ना भाई, समाचार देते हो? हाँ, पक्का पक्का पक्का। वगैरह राम साहब के राजे, आपको ध्यान है कि हमने चारणों ने धरना दिया था आपको, मोटा राजा उदय सिंह जी के खिलाफ। और विश्व में एकमात्र ऐसा धरना है एक राजा के अन्याय के खिलाफ। चारणों ने 195 तो नाम है हमारे पास, संख्या और भी ज्यादा है, जिन्होंने राजा के खिलाफ धरना देना था। इसलिए किया कि उन्होंने एक छोटी सी घटना को लेकर, कोई रेलवे को लेकर के किया, उन्होंने चारणों की सारी जमीन जब्त कर ली। चारणों ने धरना दिया, अहुआ में राजस्थान में भगवान निकाल दिया कि आप धरना कहीं भी नहीं दे सकते। हम लोग चंद्रसेन जी के साथ थे, तो हमारे तो ये हुआ कि जोधपुर में धरने पे बैठे तो हाथी छोड़ दिया, वहां पर फोर्स छोड़ दी, भीड़ों को छोड़ दिया, हमारे धरने को रुक दिया। तो ये हुआ कि मारवाड़ छोड़ के जाएंगे, चारणों ने तय किया। और ये अहुआ थे जो चंपावत थे, गोपाल दास जी, उनका वो प्रधानमंत्री थे मारवाड़ के, उनका मारवाड़ छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। महाराजा का जागीर जब्त करे तो मेरी जागीर जब्त करे, मेरे गाँव में आप आइए धरना दीजिए, पर अहुआ में धरना नहीं। और धरने में कतार थापा करके अनेक सैकड़ों चारणों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया। तो चंद्रसेन जी के काम वगैरह राव साहब चंद्रसेन होते, मैं यहाँ चंद्रसेन के
चंद्रसेन जी की जयंती के अवसर पर आया था। मैं राजनीति जानता नहीं, मुझे राजनीति आने नहीं। मैंने जिंदगी में कोई चुनाव लड़ा नहीं। एक बार मुझे सांसद बना के राज्यसभा में भेज दिया पार्टी में। बाकी गौतम जी और इनकी सरकार जुम्मा देती रहती है, वो काम करता रहता है। चंद्रसेना के इस हिंदुस्तान में सर्वाधिक गांव यदि कहेंगे तो 100 किलोमीटर, जोधपुर के पास तो एक अलग गांव और 82 गांव आपके इस जिले के अंदर है। चंद्रसेन, वो चंद्रसेन जी जिन्होंने आपका से तो महाराणा प्रताप से ज्यादा लड़ा, उससे पहले लड़ा और सारे पहाड़ियों के अंदर शिवाने की पहाड़ियों में डूंगरपुर के अंदर बिताया और आखिरी दिन भी सोजत के पास में सरियाली के पहाड़ों पर उनका परामर्श हुआ। ऐसे चंद्रसेन जी के बारे में हम उनके साथ थे। मोटा राजा खिलाफ थे तो अकबर से उनका समझौता था और हमारी जागीर चल भी थी। मैं आया तो था, मुझे आप कहते थे चंद्रसेन में, तो मेरे मन में भी था कि मैं चारण हूँ आगे। मुझे अगर अवसर मिला तो मैं इसका ऋणदायी तो नहीं हो सकती, मैं नहीं कह सकता था। बड़ा संरक्षण था, परंतु राम साहब मेरे कहने में प्रसन्नता है कि जोधपुर का कलेक्टर और डिविजनल कमिश्नर जहाँ बैठता हो, जहाँ राजस्थान जोधपुर के विश्वविद्यालय का द्वार का खोलने का रास्ता जहाँ हो, उसके निकट हमने चंद्रसेन जी का पैनोरामा बनाने का काम न केवल स्वीकृत किया है, बल्कि हमने उसको शुरू कर दिया। हमने प्रारंभ कर दिया है और आप मान के चले कि हम उसको प्रायोरिटी है हमारी वो कि हम उसको पूरा करेंगे, आपको आमंत्रित भी करेंगे और ये हमारा दायित्व है। चंद्रसेना के मुझे आज कोई कह दे कि चारणों को क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि केवल चंद्रसेन में 2 गीत लिखो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आज हमें ये एक अवसर मिला है। मैं पिछली बार हर बार तो बोल नहीं पाता था, मैं क्या जब तक काम शुरू ना हो, जब तक स्वीकृति ना हो, और आज मैं खड़ा हूँ तो वहाँ पर पिलर भी खड़े हो गए हैं। इसलिए मैं आपके बीच कह रहा हूँ कि हम उसको चंद्रसेन जी का स्मारक हम बनाने से पूरा प्रताप भारत की जयंती का अवसर है। प्रताप भारत के बारे में कौन क्या पढ़ सकता और क्या लिख सकता? हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा वीर योद्धा कभी सुना नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या उम्र थी? जैसे जी भारत जोरावर सिंह जी सारे के सारे आजादी की युद्ध में चले। बंगाल के क्रांतिकारी बहुत से यहाँ आए और उन्होंने आकर के कहा कि मुझे राजकोट में के 5 आदमी चाहिए। कोई नहीं बोले, इस बैठक में 10 लोग थे। केसरी सिंह जी भारत ने कहा एक नाम मेरा लिखो, उन्होंने कहा दूसरा नाम, सब चुप। बैठक में जो उपस्थित थे एक भी नहीं बोला। उन्होंने कहा मेरे भाई जोरावर सिंह का नाम लिखा। ऐसे होते क्या आप उनका तीसरा आदमी जो बैठक में उपस्थित थे सब चुप थे। उन्होंने कहा तीसरा मेरे बेटे का नाम लिखा। बंगाल के क्रांतिकारी हाथ जोड़ उन्होंने कहा सुनते थे कि चारण कैसे होते हैं, और आज हमको जीवित चारण परिवार देखने का अवसर मिलता है कि देश के लिए सख्त न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इनका चौथा नाम उपस्थित लोगों ने एक भी नाम नहीं लिखा। उन्होंने कहा मेरे दामाद यशोदास का नाम है, यशोदास मिलेगा तुम्हें के इतिहास में। आज जयंती मना रहे हैं तो इसलिए नहीं मना रहे हैं कि हमको कोई योजना के तहत लाभ मिल गया। हम इसलिए नहीं मना रहे कि हमारे चाचा ताऊ बहन बहनों लगते हैं। हम इसलिए मनाते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अगर ये ना होते अभी तक हम गुलाम होते, अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाते। न तो हमारे एमएलए साहब
एमपी साहब होते, न कोई सरपंच साहब होते, ना हमारे एसडीओ साहब होते, न कोई तहसीलदार होते। वही कोई एडवर्ड होता या कोई लॉरेंस होता, ब्रिटेन का आदमी बैठ करके हमारे ऊपर राज करता। परंतु आज इस परिवार का तो देश में अनेक लोगों ने और भी बलिदान दिया है, उसके साथ बलिदान की एक गाथा इसके साथ जुड़ी। आपने इनका डीएनए को पूछते खानदान क्या होता है? आप जानते हो सकल बैठे हुए खानदान क्या होता है? खानदान को जानते हो? हाथ पूछते ना भी आपका खानदान क्या है, जो जानते हैं वो हाथ खड़े करो, देखिए खानदान जानते। मैं आपसे पूछूंगा आपका खानदान क्या है, आपके बड़ेरे कौन है, ये बताने की स्थिति में जो वो हाथ खड़े करो। मैं अपने बड़ेरों का नाम गिना सकता, 2-3 तो गिना ही सकते हो, दादाजी तक तो जा ही सकते हो, कितने बाकी को पता नहीं। चलिए आइए, मैं प्रताप बारिक के खानदान की बात करूं। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि प्रताप बारिक को केवल पुष्पांजलि मत दीजिए, प्रताप बारिक को जानिए, पढ़िए, अपने मन में उतारिए, अपने संस्कार में डालिए। प्रताप बारिक की जयंती का मतलब ये है, ये सोता बारिक है। मेवाड़ के महाराणा हमीद युद्ध में हार गए, चित्तौड़ पर दुश्मनों का कब्जा हो गया, मेवाड़ छोड़कर गुजरात की ओर चले गए। ये विशेषकर माता में है, आपके भी बोल रहा हूं। जब चले गए तो गुजरात के अंदर एक खोड़ गांव था, वहां रात को विश्राम कर रहे थे, उनके घोड़े थे, घोड़ों के लिए दूध चाहिए, दूध। कहा कोई दूध है? कहा एक गड्डी है, एक चारण है, उनकी गाय है। उन्होंने कहा वहां बैठी थे, 12-15 घोड़े थे, ये जिनको आज हम कुछ बड़े भी कहते हैं, ये मानवपूर्णा जी कहते हैं, देवी है, गोकुल की देवी है। उन्होंने एक गाय के दूध से उनके 15 घोड़ों को प्राप्त कर दिया, और तब उनको लगा कि ये कोई सामान्य महिला नहीं है। एक गाय के दूध से 15 घोड़ों को दूध पिला दिया, ये तो कोई नहीं कोई चमत्कार है। उन्होंने प्रणाम किया, कहा मेरे पे तो संकट आ गया, इसलिए मैं मेवाड़ छोड़ के आया। उन्होंने कहा तुम वापिस यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से जाकर के केलवा चले जाना, केलवा में एक राजा आपके संबंध करने आएगा, नाम मत करना, बाकी सब मैं देखूंगा। महाराणा हमीद केलवा में आए, चौहानों की तरफ से रिश्ता आया, भाई की शादी हो गई। शादी होने के बाद 2-4 दिन तो मेहंदी भी उतरती है, 7-8-10 दिन तो आप भी जानते हो, और वो भी क्षत्राणी थी। उसने कहा कि क्या, कहाँ जाना, कहाँ आना, तैयारी करो, चित्तौड़ की किले में कब्जा करना, मेरे आमदार को और मांग लो। फेरे होने के बाद वो जो चौहानों की बच्ची थी, वो चौहान में गई, वो मेवाड़ की क्षत्राणी हो गई, और ये कहा कि चलो चलते हैं। उन्होंने अपने पिताजी से कामदार को साथ लिया। आधी रात को फेरे खत्म होने के बाद कोई बच्ची या कोई दूल्हा युद्ध के लिए जा सकता है क्या? चित्तौड़ के किले में गए, गेट तोड़ा, चित्तौड़ पे कब्जा किया, दुश्मनों को बेदखल किया, और उस रात को चित्तौड़ के वापस राजा बने। उसके बाद बड़बड़ी जी ने ये कहा था कि मेरे बेटे को भेज रहा हूँ घोड़े लेकर, भेज रहे। मालू जी सुबह 500 घोड़े लेकर के आए, मेवाड़ की महाराणा को दे दिया। और तब इन्होंने अपने यहाँ कहते ना भाई कौन सा कौन ठिकाने का, मारट जी का रिश्ता रहा या कोलपात रहे या कहाँ के रहे, और उन्होंने मारू सौदा को अपना कोलपात बना दिया, अपने यहाँ का आदरणीय चारण घोषित कर दिया कि मेरा अगर हमारे खानदान के लिए आगे कुछ चारण होगा, हमारे पास हमको मार्गदर्शन करने के लिए, हमको उत्साहित करने के लिए, हमारी कमी निकालने के लिए मालूम सोता हूँ, मालूम की सोता। अच्छी तरह सुन लेना, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है ना? मैं इसलिए बात बड़ी
ऐसे सामान आपके हार्ट वाला हो सकता है, छोटी मोटी समस्या हो। मेवाड़ की महाराणा मुंबई गए शादी करने के लिए, मैं प्रताप भारत का खानदान वाला। शादी करने के लिए शादी पहले होने लगे, लाल सिंह जी थे वहाँ के राव, मोदी के महाराजा के भाई, उनकी बच्ची की शादी, मेवाड़ की महाराणा शादी करने गए। उन्होंने अपने कवि का परिचय कराया कि ये अयाची है, मेरे कवि हैं, मेरे अलावा किसी की भेंट स्वीकार नहीं हो। मोदी के राव लाल सिंह को ये लगा है कि यदि ये इतना बड़ा चारण अगर मेरी भेंट ले ले तो मेरा कितना सम्मान बढ़ेगा। उन्होंने इनको बुलाया ताकि मेरी भेंट स्वीकार करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं अयाची हूँ, मैं मेवाड़ के महाराणा के अलावा किसी से कुछ भेंट नहीं लेता। उन्होंने कहा लेना पड़ेगा, नहीं तो युद्ध होगा। लोग लेने के लिए करते हैं, पर या देने के लिए युद्ध करने लगे, लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा चलिए आपकी इतनी इच्छा हो तो पहले मेरी भेंट ले लीजिए, फिर मैं आपकी भेंट ले लूंगा। मैं प्रताप भारत के पुरखों की बात करता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, वो अपने जहाँ ठहरे थे वहाँ गए, डेरे पे उनका नौकर साहब था, उसको बुलाया। उन्होंने कहा एक थाल का एक कपड़ा था और कहा कि मैं सिर काट रहा हूँ, मेरा जाकर लाल सिंह को दे देना। बाबू की शोभा ने अपना सिर काट करके नौकर के हाथ में भिजवा दिया, कहा कि ये आपको भेंट होगी। उन्होंने कपड़ा हटाया। उसके बाद में युद्ध भी हुआ, मेवाड़ ने भी लड़ा, कभी प्रताप भारत का दिए में उनके पुरखे। प्रताप भारत पहला नहीं होता है, हर घर में प्रताप भारत नहीं हो सकता, सा खानदान कैसा है देखिए। मैंने बड़बड़ी जी को उदाहरण दिया, मारुति शोभा को आपको उदाहरण। अब इस सारी परिस्थिति के अंदर इन्होंने जिस तरह का अंग्रेजों से मुकाबला करने का तय किया, फैसला किया, आप अपने कल्पना नहीं। केसीसी की बात तो शुरू से मेवाड़ के महाराणा अंग्रेजों के वहां पर जब आपके इंग्लैंड के राजा के लिए एक समारोह आयोजित किया गया था, लॉर्ड कर्जन ने आयोजन किया था। सारे राजा महाराजा चले गए, सारे राजपूत ठिकानेदार इकट्ठे हुए, खरवा से लेकर के शादी के अंदर मेवाड़ का महाराणा अंग्रेजों के सामने झुक गया। तो आजादी की लड़ाई कैसे लड़ाई? केसीसी जी को कहा कि आप समझाओ, पर तब तक महाराणा वहां से रवाना हो गए। उदयपुर से स्पेशल ट्रेन, एक सरेली रेलवे स्टेशन है, आपने देखा होगा, भीलवाड़ा से पहले सीधे हाथ को आता है, और सरेली स्टेशन पे स्पेशल ट्रेन रुकी। केसीसी की भारत में वो चेतावनी के छोटे निकलते हुए आर्टिकल में पढ़ाते हैं ना मार्शल, चेतावनी के छोटे। महाराणा ने कहा कि मुझे उदयपुर में मिल जाते तो मेरा मन नाटक होता। अब मैं आ गया हूँ, आपने मेरा चेतावनी के लिए ध्यान बढ़ाया है। मेवाड़ के महाराणा दिल्ली तो गए, पर लॉर्ड कर्जन के दरबार में नहीं गए। मेरे पास एक पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर लॉर्ड कर्जन के वहां जो इस सबको बुलाया था राजा महाराजा, और ये कहा था कि अगर आप यहाँ आ जाओगे तो ब्रिटेन का राजा मान लेगा कि आप उसके अधीन हैं, उसके प्रति अपनी भक्ति निभा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। लॉर्ड कर्जन के दरबार का नक्शा है। जितने राजा बैठे थे सबके नाम है, उदयपुर के महाराणा का इसमें नाम नहीं। ये है इतिहास। मैं आज कितने वर्ष बाद आपके सामने इसको प्रस्तुत करता हूँ। जिंदा तो सब करते हैं, सब मरने के बाद कौन याद करता है? परंतु प्रताप भारत और प्रताप भारत के जो केसीसी जी के संस्कार थे, और केसीसी जी के संस्कार थे तो आजादी की लड़ाई लड़ी। साहबरा वाले ने सब छोड़ करके हमसे कह दिया, भारत जी हमारी जगह खाली करो, जागीर जब्त कर ली। कहा था कि या तो अपने जेवर ले जाओ या अपने कागज ले जाओ, और उनका कागज दे दो,
जेवर कहीं छोड़ गए, कोटा चले गए। कोटा के अंदर आजादी की लड़ाई के तरीके थे, उस जोरावर सिंह जी भी उसमें थे, क्रांतिकारी थे। जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे उनका काम तमाम नहीं किया, मुकदमा चला, आजीवन कारावास की सजा हो गई। मुझे कहते हैं कि कोटा वालों ने इनकी बड़ी मदद की। मुझे कोटा वालों की चिट्ठी मिली जो अंग्रेजों को लिखी है कि अगर इसको काला पानी केसीसी भारत को भेज दे तो सारा खर्चा हम उठाने के लिए तैयार है। तो अंग्रेजों ने कहा कि इसकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो गई, इसलिए काला पानी नहीं भेज सकते। प्रताप भारत के जीवन के बारे में जितनी बात करें तो नहीं। क्या उम्र थी? आज बहुत सारे बच्चों को तो उस उम्र में हमने भी पुरस्कार किया है। देशभक्ति क्या होती है? देशभक्ति कई कागजों में नहीं मिलती, कई नीलामी में नहीं मिलती, कोई उपदेश में नहीं मिलती, देशभक्ति को विरासत में भी नहीं मिलती। और इसलिए देशभक्ति में जो विषय आता है वो तय हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ। अंग्रेजों ने इसी लॉर्ड कर्जन के पीरियड में जो था किंग एडवर्ड सामा, उसे बंगाल के टुकड़े कर दिए। वहां पर अशांति, वहां पर विरोध हुआ। तो जो पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करते थे उसको दिल्ली में लेके आ गए। हाँ सब ठीक कर रहा हूँ। जब दिल्ली में लेकर के आ गए तो इन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के लोग इसको स्वीकार कर ले, इसके ऐसा किया जाए, एक जुलूस निकाला जाए। लॉर्ड हॉर्डिंग यहाँ पर उनके शासन के प्रतिनिधि थे। जोरावर सिंह और प्रताप पाटिल ने तय किया हमारे रहते हुए जुलूस कैसे हो जाएगा। आप देखिए प्रताप पाटिल क्या हुआ, दोनों ने तय किया लॉर्ड हॉर्डिंग के जुलूस के ऊपर बम फेंकेंगे, तो सर काम तमाम करते हैं। अब दोनों ने यमुना नदी के उधर पत्थर से निशाना साधा कि ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा। जोरावर सिंह जी ने कहा कि छोटा है, तेरा निशाना चूक जाएगा। उसने कहा आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, निशाना तो मेरे ही लगेगा। दोनों ने 15-20 तक पत्थर एक निशान बना करके पत्थर मार मार के अभ्यास किया कि हमारा निशाना चूक नहीं जाए। हम तैयार हुआ। जिस दिन लॉर्ड के यहाँ पर जो जुलूस निकलना था उस दिन की तिथि भी तय हो गई और तिथि भी तय हो गई कि इन्होंने भी यमुना नदी के उस पार से बम मैनेज किया। एक छपड़ी में बम रखा, बम रख करके उसको बहुत सजावट के अच्छे सिल्क के कपड़े लगाए और अपने गोद में लेकर के नाव पार करके आए। अब इनको चांदनी चौक जाना है, चांदनी चौक में जुलूस आएगा लॉर्ड हॉर्डिंग का, उस पर फेंकने की योजना प्रताप पाटिल और जोरावर सिंह ने बनाई। अब नाव में बैठे थे लोगों ने कहा भाई छाती नीचे रख, हमको बैठने में दिक्कत हो रही है। कहने लगे नहीं मैं भाग बढ़ने जा रहा हूँ। ये कपड़े नहीं है, हम हमारे यहाँ भरने के लिए जा रहे हैं, ये नीचे नहीं रख सकते इसको, ये पवित्र चीज है। यमुना नदी पार करके आए, चांदनी चौक में गए, देखा जुलूस निकलेगा, कैसे निकलेगा, बेटी कौन सी है, वो मुस्लिम एरिया थे। बहुत सारी महिलाएं बुर्का उर्का पहने हुई भी वहां बहुत ऊपर छत पे खड़ी हुई थी। पंजाब में इसको कहीं की छत पर ये नहीं लगी। उन्होंने बीच में कहा, जोरावर सिंह ने कहा तुम भी देख सकते हो, तू छोटा है, तेरा निशाना नहीं जाएगा, मैं थोड़ा बड़ा हूं तो कर लूंगा। लॉर्ड हॉर्डिंग जब आए तो वहां से बम फेंका गया है। हुआ ये कि वो उल्का पहनी हुई एक जो बैंड थी ना वो थोड़ी सी हिल गई, तो 4 इंच वो निशाना दाएं से बाएं हो गया, वरना हॉर्डिंग साहब वहीं पर फेल हो जाते, आपकी क्षति की हुई, नुकसान की हुआ, चोट भी आई, सब कुछ चारों तरफ भगदड़ हो गई। ढूंढते रहे
दोनों को भी पकड़ में नहीं आए। अब एक बात है कि विद्वानों के लिए छोड़ रहा हूँ, चारण विद्वान भी है, गैर चारण भी है, पढ़े हुए भी है, लेक्चरर भी है, प्रिंसिपल भी है, होने वाले भी है, और 90% वाले स्टूडेंट भी है। हमारे यहाँ खोटा इतिहास पढ़ाया गया। हमारे लिए कहा गया कि लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका और क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हो गई, पर वो नाम मैं बता भारत जोरावर सिंह जी के नाम नहीं है। मैंने कहा ये तो कैसे बता, मैं ईमानदारी से बता दूं, मैं वकालत करते समय मैं फीस खूब लेता हूँ, मैं केस करता था, यहाँ तक मेरे पास बहुत केस थे, मेरे पास सर्वाधिक नरेंद्र कुमार अग्रवाल वगैरह मेरे पे बहुत हंसते थे। मैंने कहा ये तो ढूंढना पड़ेगा, हमने अंग्रेजों की फाइल है ढूंढी, नेशनल आर्काइव हमको किस केस के अंदर वो जो क्रांतिकारी थे जिनको आजीवन कारावास की सजा दी और जिनके बारे में पढ़ाया जाता है कि उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग का बम फेंका, बात सही है, उन्होंने बम फेंका, यह बात सही है कि दिल्ली में फेंका और उनको लॉर्ड हार्डिंग पर नहीं फेंका, उसके बहुत महीने पहले का केस, अलग केस, पर उसको भी दिल्ली पार्ट ब्लास्ट के नाम पर केस को जाना जाता है। 1915 के अंदर एआर के अंदर छपा हुआ है उनका फैसला पूरा का पूरा, उनको फांसी की सजा हुई, उनको फांसी पे लटकाया। परंतु उस फैसले में जज ये लिखते हैं कि दुर्भाग्यशाली है कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला एक भी व्यक्ति आज तक नहीं पकड़ा। भारत और जोरावर सिंह को भी पकड़े नहीं गए। जोरावर सिंह जी का तो यहाँ के इतिहास में यहाँ के कोई नाम ही नहीं मिला मुझे, आपसे करूंगा 2 साल तक घूमता रहा। और बाद में जब मैंने देखा कि प्रताप भारत के बारे में ये सब कुछ आ रहा है तो रिलेवेंट क्या क्या हो सकता है, उस समय जब ये क्रांतिकारी होने लगे तो अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई थी, रॉलेट कमेटी उसका नाम, सेडिशन कमेटी उसका नाम। वो जो सेडिशन कमेटी की, रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट आई उसमें जोरावर सिंह जी का नाम है। अगर जोरावर सिंह जी के साथियों में जैसे वो उनको आरोप लगाए गए, अगर वो पकड़े जाते तो उनको 2 केस में फांसी की सजा होती, क्योंकि उनके साथियों को 2 केस में फांसी की सजा हुई और उनको लटका करके उनको हत्या कर दी। उत्तर भारत को यातनाएं दी गई, जेल में यातना दी, कहा कि आपकी माँ ये सोचती है, वो करती है, चिंता करेगी। मैंने कहा एक माँ के लिए मैं सबको बुला नहीं सकता, परंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आजादी की लड़ाई के बारे में ये पेंशन लेने वाले लोग नहीं थे, सरकार के पैसों के आधार पर पेट भरने वाले लोग नहीं थे। अपनी रियासत, अपने गांव, अपने जायदाद, अपना सोना, जो कुछ भी उनके पास था, सब छोड़ करके आजादी के युद्ध के अंदर चल गए। और ट्रेनिंग कैसे होती है? आप में से कोई मास्टर नहीं, कोई मास्टर नहीं है, टीचर, मास्टर कोई भी नहीं आता, एक दिन के सामने ये कैसे आप आते हो। जिन्होंने जो पकड़ के स्कूल को अर्जुनलाल सेठी उसमें समय नाम था चारण राजपूत विद्यालय, वहां भर्ती करते थे। हमारे साथ ट्रेनिंग कैसे होती थी बताता हूं। पढ़ाते पढ़ाते महीने 2 महीने बाद कहते अच्छा बचाओ, ये बताओ बच्चों, हम आजाद हैं या गुलाम हैं? तो बोलते गुरु जी गुलाम हैं। 15 दिन तक उनको बताते थे गुलामी क्या है। उसके बाद कहते थे अच्छा बच्चों ये बताओ, देश आजाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? 1 महीना ये पढ़ाते थे। फिर कहते थे देश को आजाद कौन करेगा? तो वो कहते थे हम करेंगे। अरे तुम तो छोटे हो। अरे गुरुजी चिंता मत करो, हम लोग को ठैक कर देंगे, पर आजाद हम करेंगे। 3 महीने ये ट्रेनिंग दी जाती थी।
साइंस का टीचर नहीं, साइंस का प्रैक्टिकल होता है। तो मैं अच्छा बच्चों आप अपने प्रैक्टिकल करने के लिए थोड़ी तो पढ़ ली, अब प्रैक्टिकल करने के लिए निकलते हैं। उसके बाद अंग्रेजों को बम मारते थे, अंग्रेजों को मार मौत के घाट उतारने का काम करते थे। गुरुजी इस तरह की शिक्षाओं की स्कूल चलती थी, जिसमें प्रताप बारड था। इसलिए मेरा ये कहना है, आप सबसे आग्रह है, अपने घर में प्रताप बारड की तस्वीर लगाइए, चाहे जो जाति होगी चाहे बिरादरी होगी, हिंदुस्तान की आजादी का हीरो। अपने बच्चों को बताओ, क्या बताओगे जिसके बैंक घोटाले हो गए उसका क्या नाम बताओगे, जिसके धन ज्यादा है उसका नाम बता के क्या करोगे, जिसको 200 मुकदमे चल रहे हैं उसका नाम देख के क्या करोगे। अरे नाम तो उसको बताओ जिसके कारण हम आजाद है, स्वतंत्र है। आज का बच्चा प्रेरणा कैसे देगा? इसलिए मुझे बहुत पसंद है, ईमानदारी की बात है। नादू जी और मेरे भैया है वहाँ पर, मैंने कहा कि संस्था पढ़ा क्या है, एक कार्यक्रम आयोजित शुरू करो। और मैं आज आपको फिर कहता हूँ, एक दिन जब दिल्ली में कार्यक्रम जो नहीं होता ना, वो आपके यहाँ, राजस्थान में कार्यक्रम नहीं होता है ना, तो आपके यहाँ, आपकी ये बहनें, आपकी घर वाली माताएं बहनें, ये वही भूमिका निभाएगी जो कैसे के वीर गति महाराज को निभाया। फिर ये कायरों का इलाका नहीं हो। आज जरूरत नहीं है युद्ध के मैदान में हमारी अपनी सरकार है, लोकतंत्र है, स्वाभिमान और ईमानदार और चरित्र वाला व्यक्ति होना, देशभक्त हर काल में जरूरत पड़ेगी, हर समय उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और चारण कर क्या सकते हैं मेरे बताओ भाई, 12-15-16 काम होंगे ना। और ये आज सब इसलिए आए कि प्रताप बारड की शौर्य के लिए, वीरता के लिए, आजादी के न्याय के लिए अपने कार्य करें। और इसलिए यूं कहना चाहिए, मैं बहुत बड़ी मन में प्रसन्नता है कि आज अजमेर जिले के स्टेट में अपना देश का जो कर्ज था ना अपने ऊपर, उसको चुकाने का पहला पार्ट नहीं। अरे अपने घर के लिए सब करते हैं साहब, बैंक बैलेंस सारे बनाते हैं, धन और दौलत भी लाते हैं, ऐसे जिसे पकड़े नहीं जाते, ये भी जाते हैं, रिश्वत लेते भी कोई पकड़े जाते हैं। और आजादी के नायकों का जितना यश करोगे, आपके परिवार में उतनी समृद्धि आएगी, उतना ही आपके पास अच्छा बना रहेगा, उतनी आपकी संतानें तैयार होगी। आपको मोर्चे के ऊपर जाने वाली हमारी फौज है, इसलिए तो मोर्चे में जाने की आवश्यकता नहीं है, और देशभक्ति हर घर में आवश्यक है। जैसे सारे नेता ईमानदार हो गए तो फिर देश को क्या संकट है? जोड़ के तो खा लेना भाई। ईमानदारी कहां से आएगी? ईमानदारी मां के पास से सीखे, ईमानदारी अपने घर से सीखे। और इसलिए प्रताप बारड की जयंती मनाना केवल प्रताप बारड को श्रद्धांजलि देना नहीं है, और सारे संस्कार के पुनरावृत्ति के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आहुति देना। ये सारे समाज में किस प्रकार का प्रेरणा का काम हो सकता है? और इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि आज समाज में मेरे साथ आपसे मांग की है, बाकी तो ट्रांसफर के लिए आते होंगे, पोस्टिंग के लिए आते होंगे, पानी बिजली के लिए आते होंगे, सड़क के उसके लिए भी आते होंगे। और आज पहली बार समाज ने एक समग्र समाज के संस्कार केंद्र को खड़ा करने के लिए आपसे सहयोग के लिए प्रार्थना की है। मैं सम्मान भी करता हूँ कि आप इससे हाँ आपने आपने पहले चारण कहते थे, लोग करते थे, आप एमएलए कहते थे, हम अपने को काफी मान मेरे पार्टी का इतना श्रेष्ठ एमएलए है, मैं बधाई देता हूँ कि इन्होंने हमको तैयार किया कि जमीन लेकर के अपनी संस्था बना लो। मैं उम्मीद करके चाहता हूँ कि मुझे शीघ्र ही आप, जैसे ना आपके इस भवन का शिलान्यास होगा, आप मुझे याद जरूर करोगे। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि केंद्रीय मैं आपसे कह रहा हूँ, बच्चे को पढ़ाना शुरू नहीं करोगे ना, आपको कल्याण नहीं होगा। मेरे परिवार से एक बच्ची है, सुरेश को तो बोलो, मेरी बेटी ने सब कहा कि तुम मंदिर पढ़,
कि मैं कैसे बोलूँ मोबाइल को बताओ पढ़। घर में रहते हुए शादी के बाद अध्ययन किया, घर में वातावरण दिया, उनके ससुर ने, उनके परिवार में, कमर साहब ने। उसके बाद करने के बाद उसने शिक्षक की ट्रेनिंग करी और आज वो टीचर बन गई है और उसके दामाद के RSS सेकंड पोजीशन है। हमें लगता है कि बच्चियां कैसे पढ़ती है, आनंद की घर में वातावरण था, सुरेशा के परिवार में था तो बच्चे पढ़ गए। ये तो बीनड़ी कहाँ पढ़ गई, घूमते ही नहीं सब जानते हैं लोग देखते ही पढ़े जाओ बीनड़ी आगे जेठ हुआ है नारे काफी शुरू हुआ है तो हुआ मेरा भाई पर पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए आप जेठ और जितने काके ससुर और जितने भी ससुर है ना उस दिन पसंद आ देगा। जैसे उसकी बहू है तो कोई RS बनेगी, कोई तहसीलदार बनेगी, कोई कलेक्टर बनेगी, कोई SP बनेगी, ये है तरक्की का इस लोक पत्र में करेगी। इसलिए मर्यादा रखिए चरित्र की, मर्यादा रखिए परिवार की, और आगे तरक्की करने के लिए जितने शिक्षा के आयाम हैं, काम करने के आयाम हैं, उन सारे आयाम में हम आगे निकले। महिला शिक्षा हमारी आगे बढ़े, बच्चों की भी शिक्षा हमारी आगे बढ़े और इसको संस्कार देने का काम समाज के लोग नृत्य प्रति करें। तो मैं मान करके चलता हूँ कि केकड़ी बहुत अच्छा केंद्र होगा और बहुत अच्छा केंद्र होगा तो समाज को भी लाभ होगा, केकड़ी को भी लाभ होगा। और निश्चित रूप से मैं आज अपना सौभाग्य समझता हूँ। पिछले नाथो सिंह साहब और ये गड़िया जी आए थे तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा यार ऐसा अनुमान हो तो बात करो, अरे ये कार्यक्रम कर दोगे, माड़ा बना दोगे, मैं भी आ जाऊँगा, तो होना नहीं है। और क्या स्थायी केंद्र बनाने का मन है क्या आपका केकड़ी के अंदर? उनका है तो मैंने कहा मैं भी सौभाग्यवश मेरे MLA साहब मित्र भी हैं, पार्टी के दोनों कार्यकर्ता हैं और उसमें से हम लोगों ने तय किया कि करना चाहिए मन से, वचन से, कर्म से। मैं 16 का आपका साथ दूंगा, ये समाज का केंद्र बना देगा। निश्चित रूप से आज हमने मुझे बुलाया अवसर पर और इस समाज इस स्थान पे सबसे पहले बड़का भारत की मूर्ति लगाएंगे, ठीक है? तो जयंती मनाना सार्थक हो जाएगा और आपको धन्यवाद, आभार के लिए आपने विचारने का मौका दिया। आज मैं जाना इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि पहला दिन अभी बहुत बार मिलेंगे, बहुत कार्यक्रम होंगे, इतने कार्यक्रम होंगे कि ऐसे लगने लगेगा कि जैसे यह इलाका अपना ही है, तो दिक्कत नहीं हो। समाज के साथ मिलकर काम करेंगे, समाज आपको सहयोग बाकी लोग तब करेंगे कि हम समाज के कितने आगे आए। अरे मेरे तो सत्तान की चूड़ियाँ आपके बादशाह है अभी हैं, सत्तान को दुनिया में है क्या? नहीं, दुनिया के आसपास मुझे उन्होंने करेक्ट पढ़ाया था। 16 साल को हमारे 4 हॉस्टल अजमेर को देखा, हमें उन्होंने जो संस्कार दिया उसके कारण आज हम यहाँ पर खड़े। तो मैं सम्मान के करता हूँ कि आपका संभाल आने वाली कल के लिए अच्छा होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने माता बहनों को बुलाया। अगर आप इनको नहीं बुलाओगे ना तो आप घर में भी सुखी नहीं कर सकते, गारंटी की बात। हमेशा गायब हो जाते हो, ये भी कहते हैं कहाँ फिरते रहते हो, टाइम से आया करो, टाइम से जाया करो। आज की बात है जिससे वो बच्चे में वो संस्थान के लिए गया था, अपना जो सामाजिक काम हो रहा आपको ओढ़वा नहीं देती, गारंटी आप ओढ़वा नहीं दोगे ना तो समाज का काम करेंगे पक्का। जब हाथ खड़े कर तो कोई दिक्कत नहीं, वोट तो देती है। अरे देखते नहीं हमारे चारण साहब इन्होंने हाथ उठा के दे दिया कि आप समाज का काम करो। हाँ इधर उधर होते फिर तो बिल्कुल टोका करेगी, ये बात सही है। और चारण समाज का काम करने में आपका साथ देंगी क्योंकि उसमें से समाज होगा, उन्हीं में से हमारा कोई जवाई होगा, उसी में से पढ़ी लिखी हमारे घर में बहू आएगी, इसी में से समाज की जागृति खड़ी होगी। कोई बात से तो नहीं आनी ना। इसलिए आप सब ने मुझे बुलाया एक अच्छे कार्यक्रम में, जिन्होंने इनाम में मिला उन सबको मैं बधाई देता हूँ और जिनके नंबर बहुत अच्छे आए, ईमानदारी की बात है। मुझे भी लगता है कि एक बार स्कूल के भर्ती हो गया, हम तो मुश्किल से हमारे पास होते थे और बच्चों के छन्नी प्रसाद देखते हैं तो मुझे लगता है हम बहुत कमजोर थे, पढ़ने में कहीं अपन ठीक से नहीं हुआ और हमारे लिए क्या करें, इनके साथ चलते से हमारी छोटी होकर चल गई, इसलिए हमारा चल रहा है। और आपको धन्यवाद।